नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूपीएससी प्रीलिम्स ईयर यानी जो क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। ये हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसके बाद में हम करेंगे 2021 का, फिर 2020 का। इस हिसाब से हम करते हुए जाएंगे, साथ ही साथ देखते हुए जाएंगे क्या क्या कुछ परिवर्तन आता जा रहा है हमारी यूपीएससी पेपर के अंदर। ये हम जीएस पेपर 1 है जो 5 जून 2022 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारा जो 28 मई 2023 को जो पेपर होने वाला है उसमें काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हर वीडियो में हम क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 81 से लेकर 90 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कहता है भी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है उच्च मेघ मुख्य तौर पर सौर विकिरण को क्या करते हैं, परावर्तित कर भूपृष्ठ को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। अगला कहता है भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली जो आवर्तन विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और उससे तापमान में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है या ताप पे प्रभाव पड़ता है। तो पूछा गया कौन सा कथन हमारा इसमें से सही है, और इसके हमारे क्या है, दोनों के दोनों कथन गलत हो जाते हैं। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी। ठीक, क्या कहता है भी जो यानी कम और घने बादल मुख्य रूप से सौर विकिरण को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं, और जो पृथ्वी की सतह को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो इसमें क्या क्या गया है हमारे लिए, यानी उच्च मेघ होते हैं वो विकिरण को क्या करें, परावर्तित करते हैं। ठीक है, जो कि भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। तो ये उच्च नहीं है, कौन से जो निम्न है वो वाले ये काम करते हैं, ये जो घने बादल होते हैं वो वाले। ठीक है, सॉरी जो कम घने। अगला कहता है भी ऊंचे पतले बादल मुख्य रूप से आने वाले सौर विकिरण को प्रसारित करते हैं, साथ ही वे पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित जो कुछ जो आउट गोइंग के साथ में जो हमारी जो विकिरणें वापस जाती है अवशोषित के कारण, जो कहीं न कहीं जो इन्फ्रारेड जो के विकिरणें को रोक लेते हैं और उसे वापस नीचे की ओर विकिरित कर देते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है सारा का सारा कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बार बार क्या होता है, एक अल्बिडो सा बन जाता है, यानी कुछ गैसों का एक यानी आवर्तन सा बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य से अवशोषित हुई जो किरणें होती हैं वो इसके अंदर क्या हो जाती है, हमारी जो पृथ्वी अवशोषित करती है, और रात के समय जब इनको वापस रिलीज करती है, तो तब ये सब क्या करते हैं, ये बादल क्या करते हैं, इनको अवशोषित करने का काम करते हैं और इसको ऊपर जाने से रोकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा पृथ्वी का जो तापमान है वह और ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, और ये कौन करते हैं, ऊंचे ऊंचे और जो पतले बादल होते हैं वो ये काम करते हैं। ठीक है, और इस प्रभाव को कहीं ना कहीं हम अल्बिडो प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिमी केन्या में जो बीडी बीडी एक वृहद जो शरणार्थी बस्ती है, यानी कहाँ पर, एक यानी हमारी जो उत्तर पश्चिम केन्या है उसके आसपास ये बीडी बीडी जो शरणार्थी है रहते हैं। इसके बाद में दक्षिण सूडान गृह युद्ध के पलायन किए हुए कुछ ही लोग बीडी बीडी में रहते हैं। कहाँ पर, जो दक्षिण सूडान के अंदर जो हमारे उसका गृह युद्ध के कारण वहाँ से चले गए थे, वहाँ के कुछ ही लोग वहाँ पर रहते हैं। अगला कथन कहता है सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केनिया के जो दबाव शरणार्थी संकुलन में रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वह सारा का सारा हमारा शरणार्थियों से संबंधित है। तो इसमें भी पूछा गया हमारा कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही कथन है वो है हमारा सी, यानी इसका जो पहला और दूसरा और तीसरा कथन है वो सही है, जबकि इसका जो पहला कथन है वो क्या है, गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। जो बिदी बिड़ी या फिर बीड़ी बीड़ी कहीं का शरणार्थी समझौता है जो युगांडा के रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, ये युगांडा के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ये लगभग 2,70,000 से अधिक दक्षिण सूडानी शरणार्थियों का घर है। ये दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा शरणार्थी समझौता है। विधि विधि क्षेत्र शरणार्थियों बस्ती बनने से पहले एक छोटा सा क्या होता था, यहाँ पर गांव होता था, जिसे अक्सर 2016 में क्या किया गया था, अगस्त 2016 में इसको खोला गया था। और तब से युगांडा सरकार और अन्य सैन्य सरकारी संगठनों जो गैर सरकारी संगठन से ने मेजबानी के लिए एक सीवर के बजाय एक समझौता किया था, बनाए रखने के लिए इन्होंने काम किया था, जो बढ़ती जनसंख्या को क्या करते, आमद को नियंत्रित करता था।
दबाव शरणार्थी जो सीवर दबाव केन्या में स्थित है। तो दबाव कहाँ पर रहते हैं? ये केन्या के अंदर रहते हैं। और जो पहला ये जो सीवर था लगभग कब 1991 में स्थापित किया गया था, जब सोमालिया में गृह युद्ध से भागे हुए जो शरणार्थियों ने केन्या में सीमाओं को पार करना शुरू कर दिया था। दूसरा जो बड़ा प्रभाव हमने कब देखा गया? 2011 में देखा गया था, जो लगभग 1,30,000 जो शरणार्थी थे वह दक्षिण सोमालिया से जो सूखे और अकाल से भाग करके केन्या आए थे। और केन्या द्वारा 2022 में शिविरों को बंद करने की घोषणा की गई और बाद में कुछ महीनों में इस शिविरों को मानवीय सहायता को कम कर दिया गया, यानी जिस प्रकार के वहाँ पे शरणार्थी था उनको जो सहायताएं उपलब्ध करवाई जाती थी वो भी क्या कर दी थी? बंद कर दी थी। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। एक तरफ हमारा अर्मानिया है, अजरबैजान, जो क्रोएशिया, रोमानिया और उज्बेकिस्तान। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की राष्ट्र जो संगठन है उसका सदस्य राष्ट्र है? इसका तुर्की का। तो इसका हमारा जो ये जो सी इसका राइट आंसर है। ये हमारे अजरबैजान और जो इसका जो उज्बेकिस्तान है वो इसके क्या है? सदस्य हैं, बाकी सभी इसके सदस्य देश नहीं हैं। ठीक, तो ये हमारे जो जो तुर्की राज्यों का एक संगठन है जिसको हम तुर्की भाषा जो राज्य का जो सहयोग संगठन है, जो कि जहाँ पर तुर्की भाषाएं बोली जाती हैं उनका एक संगठन है, उसको एक 2009 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? अभी तुर्क राज्यों के बीच में व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना। इसके 4 संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन से थे? अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्की। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके संस्थापक सदस्य थे। अक्टूबर 2019 में उज्बेकिस्तान पूर्ण सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, जिस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हुआ था वो भी क्या हुआ था? सी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। ठीक, अगला कहता है केरल पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कहाँ पर? केरल के अंदर। गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वॉलंटियर परियोजना है। तो पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन इसमें से सही है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होता है वो है बी, यानी इसका जो दूसरा कथन है वो सही है। बाकी जो यानी पहला और जो तीसरा कथन है वो क्या है? गलत हो जाता है। ठीक है, क्या कहता है भी जो ये हमारा जो भादला जो सोलर पार्क है, जो विश्व यानी वह दुनिया का सबसे बड़ा एक सोलर पार्क है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो कि जोधपुर के अंदर राजस्थान में स्थित है, न कि गुजरात के अंदर। तो कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। यह भारत के कुल लगभग 16,000 एकड़ में फैलता हुआ है। कितना है? जो हमारा 14,000 एकड़ का क्षेत्रफल है वहाँ पर यह सौर पार्क फैला हुआ है, न कि गुजरात के अंदर। अगला कहता है केरल का जो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगा। कोचिन हवाई अड्डा वर्ष 2015 में वापस सौर ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से संचालित हो गया, जब उसने एक संपीड़ित बिजली लेना से शुरू कर दिया था। सौर संयंत्र जो कि कोचिन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित 15 मेगावाट जो कहीं ना कहीं जो फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन हैं, और इसमें उद्यमिक दृष्टि से वर्ष 2018 में हवाई अड्डे को बहुपक्षित जिसको बोलते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ के जिस रूप में भी स्वीकार किया गया था। यानी सॉरी, इन्होंने क्या किया था? चैंपियन ऑफ द अर्थ है उसका पुरस्कार जीता था, जिसके रूप में इसको एक प्रकार से इसका नाम भी दिया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान है। तो अब की बारी इसके बारे में पूछा जाता है भी चैंपियन ऑफ द अर्थ जो पुरस्कार है उसके बारे में पूछा जाता है। यह किसका? हमारा जो संयुक्त राष्ट्र है उसका सबसे सर्वोत्तम क्या है? पुरस्कार है, और इसे जो कोचिन का जो हवाई अड्डा है उसके द्वारा इसको जीता गया था वर्ष 2018 के अंदर। ठीक, अगला कहता है भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको भेल के नाम से जानते हैं, ने भारत में सबसे बड़े जो फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट का सफलतापूर्वक कमीशन किया है या उसको लगाया है। आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी सिंहदरी में स्थित 25 मेगावाट जो फ्लोटिंग जो एसपीवी परियोजना 100 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता था वो था हमारा बी, केवल दूसरा सही था, बाकी पहला और तीसरा क्या था? गलत था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कहता है अभी समुद्री कानूनों पर
संयुक्त राष्ट्र अभिसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्रियों की चौड़ाइयों को आधार रेखा में मापती है, जो 12 मील से जो अधिकतम सीमा तक अभिसरण के अनुरूप में सुस्थापित करने का अधिकार होता है। यानी 12 मील तक जो समुद्री संसाधन होते हैं उनको इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। अगला कहता है, सभी राज्यों के, चाहे वह तटीय हो या फिर भूमध्य सागर के हों, यानी जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना किसी रोक टोक से यात्रा करने का अधिकार होता है। ठीक है, ऐसा कोई भी राज्य हो जिसका भूभाग साहिब समुद्र से लगता हो तो नहीं लगता हो, अगर उनके जो प्रादेशिक जो जहाज हैं वह समुद्र में बिना किसी हस्तक्षेप से आ जा सकती हैं। अनन्य आर्थिक जोन, ठीक है, का विस्तार उस आधार सीमा से लगभग 200 मील अधिक नहीं हो सकता। यानी इससे क्या है, 200 मील से अधिक नहीं हो सकता जहां पर प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा क्या है, भारत है। ठीक है, तो इसमें क्या है भी, जैसे इस जो हमारा अनन्य आर्थिक जोन है तो इसमें कहा गया है भी जैसे ये हमारा समुद्री तट है तो इससे जैसे 200 मील दूर तक ये आप किसी भी हालत में नहीं करेंगे। तो ये बात है वो क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि अब अगर हम कई को देखें तो उन्होंने अपना जो वो है लगभग 2000 तक का किया है, 2000 मील तक, कईयों ने अपना 180 ही किया है। कुछ ऐसे हैं जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में संसाधन है, उन्होंने केवल 20, 25, 30 मील के आसपास ही किया है। तो ये क्या पूरा जरूरी नहीं है। तो अगर तीसरा कथन हमारा गलत होता है तो राइट आंसर हो जाता है हमारा इसका ए, ये। ठीक है, ठीक है, सॉरी, इसके जो मील से अधिक नहीं होगी जहाँ से उसकी प्रादेशिक चौड़ाई मापी जाती है। ठीक है, तो सॉरी ये भी बात इसकी क्या है, सही है। तो राइट आंसर हो जाता है इसका 3। ठीक है, तो ये यानी ये जरूरी नहीं है इतनी हो, मगर तो राइट आंसर इसका डी है, न कि ए है। ये भी क्या है, कथन हमारा सही है। ठीक है, क्या कहता है अभी समुद्री कानून पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसको बोलते हैं UNCDL ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी समुद्री और समुद्री गतिविधियों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करवाता है। प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई से 20 समुद्री मील से अधिक की सीमा तक स्थापित कर सकता है। कितनी, सॉरी, जो 12 समुद्री मील है उसकी सीमा है, उससे अधिक की क्या कर सकता है, सीमा को स्थापित कर सकता है। इस कन्वेंशन में के अनुसार निर्धारित आधारी रेखा को मापा जाता है। ठीक है, तो उसकी जो आधार रेखा होता है उसको मापा जाता है। इस अभिसरण के अधीन सभी राज्यों के जो जहाज होते हैं, चाहे वह तटीय से संबंधित हो या फिर स्थल से पूरी तरह से हो या प्रादेशिक समुद्र के माध्यम से, जो जो निर्दोष मार्ग का अधिकार होता है, यानी बिना किसी हस्तक्षेप के उनको आवाजाही की जा सकती है। जो अनन्य आर्थिक जोन होता है उन क्षेत्रों की रेखा से जो 200 नॉटिकल्स मील का अधिक विस्तारित नहीं करेगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को मापा जाता है। ठीक है, तो 200 मील के बाद में अगर कोई अब समुद्री संसाधन पर किसी भी एक देश का अधिकार नहीं होगा, उसको सार्वजनिक रूप से जन कल्याण के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा कथन भी सही होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होता था वो क्या है, डी इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कभी कभी समाचारों में उल्लेखित जो जो हमारा जो सेनेकाकू द्वीप है का सर्वोत्तम विवाद को प्रतिबंधित करता है। तो यानी ये जो द्वीप है हमारा जो सेनेकाकू, ये मुख्यतः किन कारणों से यानी चर्चा में रहता है या किन किन की वजह से सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है, ये किसको करता है। तो ये है हमारा जो चीन और जापान के बीच में जो पूर्वी चीनी सागर में इन द्वीपों के मध्य में क्या है, जो समुद्री विवाद होता रहता है। तो जैसे ये हमारा जापान है और ये थोड़ा हमारा जैसे जिस प्रकार से हम कह सकते हैं एक प्रकार से हमारा चीन है। तो ये जो हमारा है लगभग ये कहाँ पर, यहाँ सी पर स्थित है। तो इसके जो अधिकार को लेकर हमेशा चीन और जापान के बीच में विवाद बना रहता है। ठीक है, तो ये किन के बीच में, चीन और जापान के बीच में पूर्वी सागर के द्वीप है उनके बीच का एक विवाद है। ठीक, तो क्या अभी जो सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीनी सागर में जो हमारे जो निर्जन द्वीपों में से एक है और ये मुख्यतः भूमि चीन में जो दियाकू द्वीप के समूह का एक रूप है। जो चीन का जो कौन सा दियाओ जो द्वीप है, द्वीप समूह, उसका ही एक भाग है। द्वीप जापान और चीन के बीच में एक क्षेत्रीय विवाद का केंद्र रहा है। चीन 14वीं सदी से इन द्वीपों की खोज और स्वामित्व का दावा करता है,
जबकि जापान ने 1895 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सॉरी यानी जो 1895 नहीं है ये, हाँ लगभग हाँ, यानी 1895 से द्वितीय विश्व युद्ध तक यानी 1945 तक क्या किया था, ये जो द्वीप था इसको कहीं न कहीं इसके इसी पर क्या किया था, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था और इन द्वीपों पर कहीं न कहीं वह क्या रखता था, स्वामित्व रखता था। ठीक है, तो इस हिसाब से जो चीन का जो हम कह सकते हैं जो दावा है वो यानी खंडन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हमारे देश दे रखे हैं, दूसरे तरफ वो हाल ही में किस प्रकार से वह चर्चा में रहे थे या किस कारण से वह चर्चा में रहे थे। चड, जो चीन द्वारा स्थापित सैन्य बेस की स्थापना की जाना। गिनी, सेना द्वारा सर्वाधिक और सरकार का निलंबन। जो लेबनान, यह गंभीर और लंबे समय से आर्थिक मंदी यहाँ पर रही है। और ट्यूनीशिया, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबित करना। तो यह जो क्वेश्चन था हमने हमारे जो विजन है इसकी टेस्ट सीरीज है जो दाई बात है उसमें भी हमने ये देखा था। तो पूछा कौन सा कथन सही है, तो इसके जो हमारे जो केवल जो 3 युगम है वो हमारे क्या सही है, बाकी जो इसके अंदर गलत है। ठीक है, तो यानी इसका जो राइट आंसर होता है वो है सी। क्या कहते हैं, चीन दुनिया भर में जो सैन्य ठिकानों का निर्माण कर रहा है और यह बनाए रखने का साथ ही प्रयास कर रहा है। दिसंबर 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन कहीं के जो इंटरनेशनल जो इक्वेडोरियल गिनी के में अपना पहला जो अंटार्कटिक सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पर, इक्वेडोर जो गिनी के अंदर। जबकि कहा गया जो अंटार्कटिक का जो ये क्षेत्र है वह सैन्य क्षेत्रों से क्या रहेगा, बाहर रहेगा, इसमें शांतिपूर्वक काम करने की आवश्यक यानी कहीं की छूट दी गई है। 5 सितंबर 2021 को गिनी के राष्ट्रपति को देश के सशस्त्र बलों में एक तख्ता पलट दिया था। तो ये किस लिए, जो गिनी का जो राष्ट्रपति था उसका तख्ता पलट दिया गया था। और जो सैन्य नेताओं ने राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया था और सरकार को भंग करने और संविधान को निलंबित करने की घोषणा करती थी। साथ ही इसने द अफ्रीकन यूनियन की घोषणा की कि सैन्य व्यवस्था की ने सरकार को निष्कासित कर दिया है, जिसके कारण गिनी की जो कहीं के जो सदस्यता को निलंबित कर दिया जाए। ठीक है, तो साथ ही साथ जो संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी क्या हुआ था, इसकी जो सदस्यता को भंग करने की बात कही गई थी, जो बातें कही गई थी। अगला था जो विश्व लेबनान आर्थिक जो मॉनिटरिंग के अनुसार लेबनान संसाधनों की कमी से पीड़ित है। तो ये किससे, विश्व बैंक की जो लेबनान पे का आर्थिक जो मॉनिटरिंग की गई थी, जिसके कारण कहा था जो लेबनान है वह क्या हुआ है, इनके जो आर्थिक जो संसाधन है उसकी कमी से जूझ रहा है, जिसमें मानव पूंजी भी शामिल है। यानी यहाँ पर जो मानव पूंजी है वो भी उतने कुशल तरीके से काम नहीं कर रही है, या फिर उनके अपने जो मस्तिष्क है उसका विकास नहीं कर पा रही है। प्रतिभा पलायन में तेजी से निराशाजनक विकल्प बनता जा रहा है। विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि लेबनान अपनी मानव पूंजी स्थिरता और समृद्धि के लिए अभूतपूर्व परिणामों के साथ जानबूझकर यानी कहा कर अवसाद में है। ठीक है, तो ये किसी प्रकार की यानी अपनी मानव पूंजी को बनाए रखने की भी प्रयास नहीं कर रहा है। जुलाई 2021 में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने ट्यूनीशिया की संसद को निलंबित करने की घोषणा की थी और प्रधानमंत्री, जिसको बोलते हैं हिमाज मेची, और कैबिनेट को भी निकाल दिया था। यह घोषणा एक दिन बाद आई जब ट्यूनीशिया सरकार ने कोविड-19 महामारी और देश के आर्थिक स्थिति के बिगड़ने के दौरान स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को कैसे संभाले इस पर सुरक्षा बलों के साथ जानकर प्रदर्शनकारी भिड़ गए थे। और दिसंबर 2021 में राष्ट्रपति ने जो निलंबित विस्तार भी किया था और अंत में मार्च 2021 में उन्होंने संसद को भंग करने की घोषणा कर दी थी। किसने, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो होता हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भिन्न में लिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ तो हमारे अक्सर समाचारों में उल्लेखित क्षेत्र है और कौन सी वो देश से संबंधित है, यानी जो एक ही तरह से अब क्या है क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया। इस बार से क्षेत्र पूछ लिए गए हैं जो समाचारों में रहते हैं और किस देश में वह संबंधित है। पहला है अनातोलिया, ये हमारा तुर्की से संबंधित है। फिर वह अम्हारा, ये इथोपिया से संबंधित है। दूसरा है काडो डेलगोदा, ये स्पेन से संबंधित है। दूसरा कातालोनिया, ये हमारा इटली से संबंधित है। तो पूछा गया हमारे साथ कौन सा इसमें से सही सम्मिलित है। इसका जो हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, यानी इसका जो केवल 2 युग्म है वो सही सम्मिलित है, बाकी जो 2 युग्म है वो गलत सम्मिलित है। ठीक,
तो जो एनातोलिया भूमि का प्रायद्वीप है, जो कि आजकल कहाँ पर, तुर्की या एशिया का है, हमारा जो तुर्की का जो एशिया का जो हिस्सा है वहाँ पर क्या है, स्थित है। उस पर अपने स्थान पर क्या करता है, के कारण वह एशिया और यूरोप व महाद्वीप में मिलता है। अनातोलिया जो सभ्यता यानी सभ्यता की शुरुआत से ही किसी भी महाद्वीप का पहला यानी कहीं को जीतने का उसका महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यानी जो कोई भी अगर व्यक्ति था या कोई सभ्यता थी, इस एनातोलिया का जो क्षेत्र था जो यूरोप और एशिया को जोड़ने का काम करता है, जबकि ये स्थित कहाँ पर है, हमारे एशिया क्षेत्र के अंदर स्थित है। तो इसको जीतने का मुख्य कहीं की लालसा उनकी रही है। जो अम्हारा क्षेत्र, जो कि हमारा जो इथोपिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, और यहाँ अम्हारा लोग की जो मातृभूमि मानी जाती है, जो अम्हारा जनजाति है वहाँ की क्या मानी जाती है, यहाँ की मातृभूमि जानी जाती है। अम्हारा इथोपिया में पानी के सबसे बड़े अंतर्देशीय निकाय जो टाना झील के पर स्थल है, यानी ये कौन सा जो अंतर्देशीय हमारी जो टाना झील है उसके आसपास का स्थल है। इथोपिया के जो अरोमा और अरोहा और तिग्रियान मुहारों के बीच में ऐतिहासिक संघर्षों के कारण जो अम्हारा क्षेत्र अक्सर समाचारों में बना रहता है। ठीक है। अगला है काबो डेलगोमा। काबो जो डेलगोमो है, जो कहाँ पर, मोजाम्बिक का सबसे ऊंची प्रांत है, कहाँ पर, किसका समीप है, जो मोजाम्बिक है उसका, ठीक, का उत्तरी क्षेत्र भी प्रांत है। यह खबरों में रहा था क्योंकि जो हमारा जो मोजाम्बिक का था उसको जो अल शबाब चरमपंथियों समूह 2017 में देश के सबसे बड़े जो उत्तरी प्रांत जिसको बोलते हैं काबो डेलगोआ में हमले कर रहा था। तो इस कारण ये भी क्या था चर्चा में रहा था। तो ये कहाँ से, कंबाडो डी कहाँ पर है, जो मोजाम्बिक के द्वारा है। इसमें क्या दे रखा था, कार्डो भी स्पेन से, तो ये क्या था, गलत था। ठीक। इसके बाद में जो कैटालोनिया, जो कि हमारा स्पेन से संबंधित है, वह उत्तरी पूर्व कोने में एक त्रिकोणीय स्थित क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर में फ्रांस और एडोरा भू क्षेत्र यानी पूर्व में भूमध्य सागर और दक्षिण जो वालेशिया और स्वायत्त समूह है, यह जो आगरनाल के स्वायत्त समूह से घिरा हुआ है। हाल ही में स्पेन ने कैटेलोनिया क्षेत्र के जो पूर्वी अलगाववादी नेता, क्या नाम था, कार्ल्स जो पुइग यानी एक प्रकार से पुइग डेमोंट की गिरफ्तारी के बाद पहले बड़े पैमाने पर इसका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था, कैलोनिया स्पेन के अंदर, कैटेलोनिया के अंदर। जबकि इसमें कहा है जो कैटेलोनिया वो इटली से संबंधित है। तो इसके जो दो युग्म यानी जो इसका जो पहला जो पेयर है वो क्या है, सही है। ठीक है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भी वन्य जीव संरक्षण के बारे में निम्नलिखित जो भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसमें, वन्य जीव संरक्षण में। वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर हो, समान संरक्षण के हकदार होते हैं। अगला कहता है, किसी भी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बनने की आकांक्षा पर जीवित को पकड़ने या उसे मार दिए जाने का पर्याप्त आधार होता है। यानी अगर कोई जीव होता है वो मानव जीवन के लिए खतरा बन जाता है, चाहे वो शिकारी हो या फिर साथ यानी कह सकते हैं एक प्रकार से जो लोगों को मारने के लिए आता हो, या फिर उसमें किसी प्रकार की संक्रमित बीमारी फैल जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, इसको मारने के पर्याप्त आधार होते हैं। तो पूछा गया इसमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका हमारा पहला और जो दूसरा कथन है वो तो बिल्कुल सही है, जबकि जो तीसरा कथन है वो क्या है, गलत है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए। ठीक, चलिए देखते हैं क्या कहता है। भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में उल्लेखित हर जंगली जानवर वर्मिंग अलावा जिसका शिकार किया जाता है राज्य सरकार की संपत्ति होती है। जहाँ ऐसे जानवर का शिकार एक अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है तो यह किसकी, केंद्र सरकार द्वारा ऐसा जानवर को पशु केंद्र सरकार की संपत्ति होता है। यानी वैसे तो शिकार है वो किसका, जो हमारा जो जंगली जानवरों का शिकार है वो राज्य सूची का विषय है। अगर जो शिकार है, अगर आपका जो हमारा जो नेशनल पार्क है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इनके अंदर होता है तो वो किसका, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। और वर्ष 2012 में एक महत्वपूर्ण फैसले में बम्बई हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो बाघ सहित जंगली जानवरों को सभी उद्देश्यों के लिए सरकार की संपत्ति माना जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी जानवर हो उसको सरकार की संपत्ति माना जाता है। ठीक है।
अगला कहता है वन्य जीव के विषय को नियंत्रित करने वाला कानून, जिसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संरक्षित क्षेत्रों को बाहर जाने वाले जानवरों के बीच भेदभाव नहीं करता है। यानी अगर संरक्षित क्षेत्र से कोई जानवर बाहर चला जाता है तो उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। यह जंगली जानवरों के लिए समान सुरक्षा प्रदान कराता है, चाहे वह कहीं पे भी पाए जाए। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लोगों को वन्य जीव शिकारों को शिकार करने से क्या करता है, रोकता है, और विभिन्न प्रजातियों के लिए उनके खतरों की स्थिति के आधार पर कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करवाता है। जंगली प्रजातियों में व्यापार वाणिज्य को नियंत्रित करता है, यानी किस पर उनकी तस्करी है उनको भी क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। वन्य जीव संबंधित अपराधों के लिए दंडित करता है और संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा भी करने के लिए निर्दिष्ट करता है। ठीक है, तो किस कौन कौन से क्षेत्र हैं वो सुरक्षित क्षेत्र है उसकी भी बात ये करता है। ठीक है, ये कहता है भी यदि कोई जंगली जानवर मानव जीवन के लिए खतरा बन जाता है या रोगग्रस्त या अक्षम हो जाता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी, यानी कोई अगर जो इससे संबंधित जो अधिकारी होता है या राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्ड द्वारा पकड़ने या मारने की अनुमति दी जाती है। तो ये किसके द्वारा है, जो सक्षम प्राधिकारी होती है वही इसकी अनुमति देता है। किसी सामान्य व्यक्ति को उसके मारने की या पकड़ने की जिम्मेवारी नहीं होती है। यह प्रावधान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में सूचीबद्ध जंगली जानवरों के लिए होता है, यानी पर लागू होता है। ये शायद इसके अंदर तेंदुआ भी हमारा क्या है, शामिल है। ठीक है, तो राइट आंसर था इसका 1 और 2 कथन सही थे, जबकि जो तीसरा कथन था वह किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, एक सक्षम प्राधिकारी होगा, उसी के कारण इसको मारने की या पकड़ने की इजाजत होगी। ठीक, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे एक वन्य जीव की कुछ प्रजातियां जिसे कवकों से के कृषकों के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी है जो किसके द्वारा, यानी एक एक प्रकार की जो कवक कृषक के, यानी जो कृषक होता है उसके रूपों में जानी जाती है, यानी कुछ प्रजातियां ऐसी है जो कृषि के जो कवकों के रूप में जानी जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, जो हम इसको बोलते हैं जो डी सॉरी ए इसका राइट आंसर, जो चींटियाँ होती है वो कहीं कहीं कृषकों के रूप में जानी जाती है, जो काफ़ी सहायता करती है कृषकों की। तो चींटियाँ होती है वो कवक जो पारंपरिकता की कुछ चींटियाँ जो कवक प्रजातियों के बीच में देखा जाने वाला एक सहजीवी है, जिसमें चींटियाँ सक्रिय रूप से कवक की खेती करती है, जिससे मनुष्य खाद्य स्रोतों के रूप में खेती करते हैं। इसके बाद में लिफ्टकट जो चींटियाँ होती है अपनी फसल उगाने के लिए पत्तियों को खाद के रूप में इस्तेमाल करती हैं, और वो फंगस अपने कवक उद्योगों को ताज़ी कटी हुई पत्तियां प्रदान करके उन्हें कीटों और जो सांसों को बना करके और उन्हें सड़ी हुई सामग्री और कच्चे यानी कचरे को साफ करके खेती यानी करती है। तो यानी हम कह सकते हैं कहीं कि ये जो चींटियाँ होती है वे किस प्रकार से उन्नत प्रकार की जो कृषि का उदाहरण है। बदले में जो कवक होता है चींटियों के जो लार्वा द्वारा भोजन का स्रोत बनते हैं। ठीक है, तो जो कवक होता है वो क्या करते हैं, जिसके माध्यम से चींटियों के जो लार्वा होता है उससे क्या होता है, उनका जो कवक होते हैं उनका वो क्या होता है, भोजन होता है, जो चींटियों के द्वारा जो लाभ सृजित की जाती है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है वो भी आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है, और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।